अत्याचारी पति, गर्भवती पत्नी। एक छोटा सा गांव था जिसमें अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी और वो एक कपड़ों की दुकान में सेल्स गर्ल का काम करती थी। हर महीने उसकी तनख्वाह 6,000 की थी। उन्हीं पैसों से वो अपने पिता की दवाई खरीदती थी। इतना ही नहीं, वो एक और दो घरों में काम भी किया करती थी। जिसके पैसे आते थे उनसे ही उनका घर का पोषण होता था। उसके माता पिता की अंजलि इकलौती बेटी थी। जब अंजलि बहुत छोटी सी थी तभी उसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी। अंजलि के माँ के जाने के बाद अंजलि के पिता बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसके कारण उन्होंने शराब की आदत कर ली थी और उनको बहुत बुरी तरह से शराब की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने शराब पी पी कर अपनी तबीयत पूरी तरह से खराब कर ली थी। अरे बाऊजी, ये लीजिए, उठकर पानी पी लीजिए। बेटा अंजलि, तुम्हारे माँ के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं रखा था। मैं बहुत अकेला पड़ गया था बेटा। मुझे अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था। अब देखो, मैं तुम पर ही बोझ बन गया हूँ। शादी करने की उम्र में तुम क्या क्या काम कर रही हो बेटा। शायद मुझ जैसा गैर जिम्मेदार पिता और कहीं नहीं होगा। अरे चुप हो जाइए बाऊजी, हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं आप। अब जो हो गया सो हो गया, उसी को याद करके कब तक आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे। इन सारी बुरी आदतों में पड़ने से पहले आपको वो सब सोचना चाहिए था। अब सोचने पर कोई फायदा तो नहीं मिलेगा ना बाऊजी। कुछ मत सोचिए और आराम कीजिए। मैं खाना बनाकर अपने काम के लिए चली जाऊंगी और पड़ोस में रहने वाली मौसी को कह कर जाऊंगी कि वो आपको खाना लगा दे। और हाँ, आप तो चारपाई से बिल्कुल नहीं उतरेंगे, ठीक है ना? अपने पिता से ये सब कहकर अंजलि अपने काम के लिए चली जाती है। फिर जब वो शाम को घर वापस लौटी थी तब घर के आगे बहुत सारे लोग जमे हुए थे। उन सारे लोगों को ऐसे देखकर अंजलि घबरा जाती है और जल्दी जल्दी घर के अंदर भागती है। फिर देखती है कि उसके पिता भी उसे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं। अंजलि का दुख बहुत ज्यादा था। वो बातों में बयान नहीं कर सकती थी, लेकिन ऐसे दुख भरी जिंदगी जीना अंजलि को आदत सी हो गई थी। अपने पिता के दूर होने का दुख तो अंजलि को बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई थी और जो सब काम करने होते थे वो सारे कार्यक्रम अंजलि खुद ही कर देती है। उसके बाद अंजलि बिल्कुल अकेली हो गई थी, जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वैसे तो अंजलि अपने आप को पहले से ही अकेला महसूस करती थी, क्योंकि जब उसकी माँ उसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी तब सहारा देने वाला पिता भी बहुत ज्यादा शराब पीता था और उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था, जिसकी वजह से अंजलि को अकेले जीने की आदत हो गई थी। इस तरह कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन उसके सारे रिश्तेदारों ने ये बातें करनी शुरू कर दी थी कि अब अंजलि का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके लिए जो भी करना होगा वो उसके रिश्तेदारों को ही करना होगा और अंजलि की शादी की जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी होगी। उसके बाद जिसको भी जो रिश्ता अच्छा लगता था वो रिश्ता अंजलि के लिए लाया करते थे। उन सारे लोगों का ये नाटक और झूठा प्यार देखकर अंजलि को बहुत दुख होता था, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी रहती थी। एक दिन अंजलि के बड़े पापा ने उसके सारे रिश्तेदारों को एक जगह जमा किया था। देखिए, गांव के सारे लोग हमारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सारे लोग अंजलि के बारे में ही बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिन बाप की बच्ची है और इसका ख्याल रखने वाला इसके खानदान में कोई नहीं है। पता नहीं हमारे पीठ पीछे और क्या क्या बोलते हैं। अब हमें चाहिए कि अंजलि की शादी बिना कोई देर किए किसी लड़के से करवा दें।
अरे हमारे पास ही के गांव में जो जग्गा है ना, उसका बेटा है और बहुत ज्यादा धनवान भी है, बहुत बड़ा बंगला है उनका। लेकिन मैंने सुना है कि लड़का अपनी मर्जी का मालिक है, थोड़ा बहुत जिद्दी भी है, किसी का नहीं मानता। इसीलिए कोई भी उस लड़के को लड़की को देने के लिए तैयार ही नहीं होता। और उसने कहा है कि कोई लड़की है तो उससे कह दे, वो खुद ही दहेज देकर शादी करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देर किस बात की, इसी रिश्ते को पक्का कर देते हैं। सारे लोग मिलकर जग्गा के बेटे यानी विनोद के साथ अंजलि की शादी तय कर देते हैं। अंजलि ने सारे लोगों को ये समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि उसे अभी शादी करने का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन अंजलि की बात किसी ने नहीं सुनी थी। सारे गांव के लोगों से ये कहने लगे कि अंजलि का रिश्ता एक बहुत बड़े रईस खानदान में तय हो गया है और वो लोग अंजलि से बहुत प्यार करते हैं, जिसके कारण उसको इतने अच्छे घर में रिश्ता तय किया है। अब अंजलि को कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहकर अंजलि की शादी विनोद के साथ कर देते हैं। फिर शादी के बाद अंजलि के पास कोई गांव वाला या फिर कोई रिश्तेदार एक भी बार देखने नहीं गया था। अंजलि का ससुराल और उसका घर देखने के लिए बहुत ही मजबूत था, लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों के दिल और उनका प्यार दोनों ही बहुत खोखले थे। ये बात अंजलि को पता था, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। कहने के लिए तो अंजलि के ससुराल वाले बहुत रईस खानदान के थे, पैसा माल दौलत उनके पास हर चीज होती थी, लेकिन फिर भी वो लोग दिल के बहुत गरीब थे। और अंजलि का पति विनोद, वो तो बहुत बड़ा शराबी था। हर दिन शराब पीता और अपने दोस्तों के साथ सारा गांव घूमा करता था। जब आधी रात होती थी तब घर वापस होता था और तब भी बहुत ज्यादा पीकर आया करता था। यही विनोद की जिंदगी का मामूल था। वो हर दिन ऐसे ही करता था। कभी विनोद अपनी पत्नी अंजलि को पत्नी की तरह देखा ही नहीं करता था। सुनिए, ऐसे रोजाना शराब क्यों पीते हैं आप? अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी सेहत का क्या होगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझी से सवाल कर रही हो? देखो, इस घर में एक कुत्ते की तरह किसी कोने में पड़ी रहो। तुम जैसी अनाथ को मैंने अपने घर में आने दिया, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। दोबारा कभी मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत मत करना। जाओ यहाँ से। ये कहता हुआ विनोद अंजलि को बहुत कुछ सुनाता है और बहुत ज्यादा मारता भी है। विनोद अंजलि की बहुत बेइज्जती करता है। उसके सास और ससुर भी उसको रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। घर के सारे नौकर भी ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, जिससे अंजलि को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। उसने सोच लिया था कि दोबारा कभी उसके पति से कुछ नहीं कहेगी। अंजलि ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी एक मोड़ आएगा। वो अपनी जिंदगी में हमेशा बहुत ही हिम्मत और धैर्य से काम करती थी। जितने भी बड़ी परेशानी उसकी जिंदगी में क्यों ना आई हो, वो डट कर सामना करती थी। लेकिन ऐसा वक्त उसकी जिंदगी में आएगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। फिर वो अपने आप से ही थक गई थी। अब उसके साथ कुछ अच्छा होगा, इसकी तो अंजलि ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। माँ, बचपन में ही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। तुम्हारे बाद जो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखना था, वो भी बुरी आदतों में पड़कर मेरा कभी ख्याल नहीं रखता था। उसके बाद मेरे सारे रिश्तेदारों ने ही मिलकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी है माँ। मैंने सोचा था कि कम से कम ससुराल में तो मेरी कोई इज्जत होगी, मुझे कोई प्यार करेगा, लेकिन मेरे पति को भी मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी।
अपने दिल ही दिल में अंजलि ये सारी बातें सोच सोच कर रो रही थी। फिर इतने में उस घर की चोरी करने के लिए एक चोर वहां आ जाता है। तभी अंजलि ने ये सोच लिया था कि उसका जिंदा रहना अब बेकार है, वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देगी। ये सोचकर वो आत्महत्या करने की सोच लेती है। अरे ये क्या, देखने में तो लड़की कितनी अच्छी लग रही है। पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है। मुझे इसकी किसी भी तरह सहायता करनी होगी। ये कहता हुआ वो चोर उस घर की दीवार से फिर से छलांग लगाता है और जाकर एक बूढ़ी सी औरत को उठाकर उस घर के पास लेकर आता है। अरे अरे शैतान लड़का कहीं का, उतारो मुझे नीचे। मुझे कोई बकरी का बच्चा समझा है क्या जो उठा कर लाए हो आधी रात को? अरे भगवान, मेरा सारा बदन दर्द हो रहा है। अरे दादी चिल्लाओ मत, वरना सारे लोग जाग जाएंगे। वो देखो, वही लड़की बेहोश होकर गिर गई है। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। शायद उसके घर वाले उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अब देखो जल्दी से कि उसको क्या हुआ है। अरे बेटा राजू, ये लड़की तो माँ बनने वाली है। पता नहीं मरना क्यों चाहती थी। शायद उसके कोख में पलने वाले बच्चे ने ही इसकी जान बचाई है। ये कहकर वो बूढ़ी औरत अंजलि के मुंह पर पानी छिड़कती है और उसको उठाती है। अंजलि उठने के बाद वो गर्भवती है ये बात उसे बताती है। ये बात पता चलते ही अंजलि रोने लगी। अरे देखो, मैं इस घर में चोरी करने के लिए आता रहता हूँ। मुझे इन लोगों के बारे में अच्छे से पता है। इन लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन जिंदगी में क्या चाहिए इनको कुछ नहीं पता। ऐसे लोगों के बीच में रहने से तो अच्छा है कि तुम यहाँ से कहीं चली जाओ और आराम से अपनी जिंदगी गुजारो, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरा बच्चा बिन बाप का कहलाएगा और पता नहीं दुनिया वाले मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगाएंगे। ये सब बर्दाश्त करना मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे कारण मेरे घर वालों की बेइज्जती नहीं होने दूंगी मैं। अब यही समझ लूंगी कि मेरा नसीब यही है, मेरे नसीब में यही लिखा है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा था कि अब ये जीना किसके लिए जीऊंगी, लेकिन अब मेरी कोख में भी एक जिंदगी पल रही है। मैं उसके लिए अब ये सारे गम सह लूंगी। कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं इस बच्चे के लिए सब करूंगी। दयावान पत्नी। कुमार एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वहीं उसके साथ ही एक और लड़की भी काम करती थी जिसका नाम प्रीति था, जिससे कुमार को प्यार हो जाता है। प्रीति एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत चालाक और होशियार भी थी। कुमार के साथ साथ उस ऑफिस के और बहुत सारे लड़के भी प्रीति को पसंद करते थे, लेकिन प्रीति कुमार की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर उससे प्यार कर बैठी थी। ऐसे ही 2 साल गुजर गए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। फिर दोनों ने हिम्मत करके अपने अपने घरों में उनके प्यार के बारे में बता दिया था। कुमार के माता पिता उसकी पसंद को कभी ना कहते ही नहीं थे। उन लोगों ने कुमार के प्यार को भी हाँ कहा था और उनकी शादी के लिए राजी हो गए थे। लेकिन प्रीति का पिता ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो प्यार और प्यार की शादियों से बहुत ही नफरत करता था, जिसके कारण वो इस शादी से इनकार कर देता है। फिर प्रीति को ऑफिस जाने से भी मना कर देता है। दूसरे दिन प्रीति ऑफिस नहीं गई थी, जिसको लेकर कुमार थोड़ा परेशान हो गया था और फिर उसके घर जाकर देखता है। प्रीति के घर जाने के बाद कुमार को ये बात पता चली
कि वो लोग वो घर खाली करके जा चुके हैं। अरे कुमार, क्या हुआ? तुम इतना खामोश क्यों बैठे हो? और प्रीति, प्रीति को क्या हुआ? 2 दिन से ऑफिस नहीं आई है। तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, हमने हमारे प्यार के बारे में घर में सबको बता दिया था। उसके बाद से मेरे उससे कोई बात भी नहीं हुई और मैं उसके घर भी गया था। वहां मुझे पता चला कि वो लोग घर खाली कर चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार कि मैं अब क्या करूं। अरे यार, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं स्वाति से कह दूंगा। वो किसी न किसी तरह प्रीति से कांटेक्ट कर ही लेगी। यार मदन, प्रीति के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ये सब सोचना छोड़ दो। हम सब हैं ना यार तुम्हारे साथ, हम सब संभाल लेंगे और हम लोग प्रीति की शादी तेरे साथ करवा कर ही रहेंगे। ये सब कहने के बाद कुमार के सारे दोस्त मिलकर प्रीति का पता जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है और किस जगह पर रहती है। ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। आखिरकार किसी तरह वो लोग बैंगलोर में रहने वाली प्रीति के मौसी के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उनको एक हैरान करने वाली खबर मिलती है। कुमार से ये बात कैसे कहे, ये उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था। अरे मदन, तुम कैसे दोस्त हो? यहाँ मैं प्रीति के बारे में इतना परेशान हूँ और तुम सारे लोग बैंगलोर और गोवा के ट्रिप्स के लिए प्लानिंग कर रहे हो। प्रीति से बात किए 2 हफ्ते हो चुके हैं यार। सच बता, क्या तुझे जरी भी मेरी फिक्र है? प्रीति की शादी हो गई है यार और अभी वो लंदन में रहती है। वो बात सुननी ही थी कि कुमार तो सहम सा गया था। उसके मुंह से एक बात तक नहीं निकली थी। कुमार की ये हालत देखकर उसका दोस्त मदन बहुत ही डर जाता है और उसके घर वालों को ये सारी बात बता देता है। यार रात के 11 बज चुके हैं, कब से यहीं पर बैठा है तू? चल ना यार, अभी घर चलते हैं। घर में सारे लोग परेशान हो रहे होंगे। मदन तो अपने दोस्त कुमार से बहुत सारी बातें तो कर रहा था, लेकिन कुमार ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं था कि कोई बात उसके कान तक पहुंच सके। वो बहुत ही उदास होकर ऐसे ही बैठा हुआ था। रात बहुत हो चुकी थी। समय ठीक 1 बज रहा था कि कुमार को एक फोन आता है। वो फोन उसके पिता ने किया था कि कुमार के माँ को दिल का दौरा पड़ा है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। देखो बेटा कुमार, तुम्हारा प्यार तुम्हें नहीं मिला, इसका दुख हमें भी बहुत है। प्रीति के बारे में सोच सोच कर तुम्हारी माँ की ये हालत हो गई है। उसको दिल का दौरा पड़ गया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा ना बेटा, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए ही सही, अपने अतीत को भूल जाओ बेटा। कुमार की माँ को माइल्ड स्ट्रोक आया था, जिसके कारण उनकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो गई थी। फिर कुमार ने ये सोचा कि कुमार के कारण हो या फिर उसके प्यार के कारण उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुँचे, इसलिए वो खुश रहने का नाटक करता था और सारे लोगों से बहुत ही अच्छी तरह से बातें किया करता था। इसी तरह कुछ साल गुजर गए थे। कुमार को बहुत सारे शादी के रिश्ते आया करते थे, लेकिन कुमार को शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके कारण कोई न कोई बहाना बनाता और शादी से बच जाया करता था। इस बात से भी कुमार की माँ बहुत ही परेशान हुआ करती थी, जिसके कारण वो फिर से बीमार पड़ जाती है, जिसे देखकर कुमार को बहुत डर लगने लगता है। फिर कुमार ये इरादा कर लेता है कि उसकी माँ के कारण उसे शादी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो रिश्ता आया था उसके लिए कुमार ने हाँ कह दी थी। फिर खुशी खुशी कुमार के माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। कुमार की पत्नी का नाम प्रिया था। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। प्रिया की 3 बहनें थीं और वो लोग गरीब घराने की थीं। प्रिया के पिता फल बेचने का काम करते थे,
जिससे उनके घर का पोषण होता था। उनके घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बेटियों को दहेज देकर शादी कर सके। गांव के सारे लोग उनके परिवार का ये हाल देखकर उनसे शादी करने के लिए कोई आगे ही नहीं बढ़ता था, लेकिन कुमार ने बिना लड़की को देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। प्रिया को कुमार के बारे में कुछ नहीं पता था। बिना कुछ जाने और बिना दहेज मांगे कुमार ने प्रिया के साथ शादी के लिए हाँ कर दी थी। इस बात को लेकर प्रिया बहुत खुश थी। ये सोचती थी कि कुमार का दिल कितना अच्छा है और मन ही मन कुमार के साथ शादी के लिए प्रिया बहुत ही खुश थी। देखो, मैंने तुमसे सिर्फ मेरे माँ बाप के लिए शादी की थी और इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी कभी नहीं बनोगी। मैं तुम्हें पत्नी की जगह कभी नहीं दे सकता। कुमार की कही बातें सुनकर प्रिया को क्या जवाब दे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके माता पिता इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी हो गई है। प्रिया ये सोचकर उनसे कुछ नहीं कहती है और वो दोबारा अपने माँ बाप पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहती थी। ये सोचती रहती थी कि अगर वो कुछ कहेगी तो उसकी छोटी बहनों की शादी होने में उसकी वजह से कोई मुश्किल आ पड़ेगी। सुनिए जी, आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। वहां रख दो। और हाँ, ये जी कहकर बुलाना तुम बंद ही कर दो। मेरे लिए खाना बनाना या फिर मेरे लिए कॉफी बनाना, मेरे कपड़े धोना, ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। जी ठीक है, लेकिन सासू माँ ने ही कहा था कि आपको ये कॉफी देकर आऊं। तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। जिस तरह से कुमार उसकी पत्नी से बातें कर रहा था, वो सारी बातें कुमार के पिता सुन लेते हैं और कुमार के ऑफिस जाने के बाद प्रिया को कुमार के अतीत के बारे में, उसके प्यार के बारे में सारी बातें बता देते हैं। ये सब बातें जानने के बाद प्रिया को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था। देखो बेटा, हमें लगा था कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो अतीत को भूलकर ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। अब देखो, इस घर में आकर तुम्हें भी कितनी परेशानी हो रही है। मुझे माफ कर दो बेटा। अपने बेटे की जिंदगी के लिए मैंने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया है। प्रिया सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहती थी और वो ये सोचती थी कि उसका नसीब ही बुरा है, इसीलिए कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही उनके रिश्ते को 2 साल हो गए थे। एक दिन कुमार और उसका दोस्त ऑफिस से बाइक पर घर आ रहे थे कि रास्ते में उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट आती है। कुमार के हाथ और पैर पर बहुत बड़ी चोट आई थी, जिससे डॉक्टर ने कहा था कि कुमार को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट में रहना पड़ेगा। प्रिया अपने पति को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा दुखी भी थी। उसके पति की हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसलिए वो पूजा पाठ करती रहती थी और दिन रात अपने पति की सेवा करती रहती थी। उसके प्यार और उसके साथ की वजह से कुमार की हालत बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। देखो बेटा कुमार, प्रिया जैसी अच्छी लड़की का दिल मत दुखाओ बेटा। तुम बहुत खुश नसीब हो बेटा, जो तुम्हारी जिंदगी में प्रिया जैसी लड़की आई है। तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद भी वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गई। 2 साल के प्यार के लिए जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं था, आज तक उसी दुख में तुम जी रहे हो, आंखों के सामने रहते हो, लेकिन फिर भी पति का प्यार उसे कभी मिला ही नहीं। इस बात पर बेचारी प्रिया कितनी दुखी होती होगी। एक बार उसकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करो बेटा। हमेशा प्रीति के बारे में ही सोचता हुआ, उसी के ख्यालों में जीता हुआ
कुमार बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था, लेकिन मन ही मन में ये प्रार्थना करता रहता था कि प्रीति जहाँ कहीं भी हो वो खुश हो और जिसके भी साथ हो वो सुखी हो। ये सब सोचता हुआ अपनी पत्नी की तरफ देखता है और सोचता है कि कभी अपने बारे में सोचे बिना ही हमेशा मेरे बारे में सोचकर मेरे लिए उसने अपनी जिंदगी भी त्याग कर दी थी। ये सोचकर अपनी पत्नी को प्यार से कुमार गले लगा लेता है। इस तरह उनका बंधन बहुत ही खुशी से आगे बढ़ गया था।